Hello and good morning everyone. I welcome you all at Reverse News Analysis. Today is 30 August 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Reverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Now first article is Centre slashes LPG prices by 2000 rupees ahead of poll season. अब आप सभी को पता है यहाँ पर हमारे इलेक्शन आने वाले हैं. इसी के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, जो LPG आपके LPG कनेक्शन है, LPG सिलेंडर्स होते हैं, उसके प्राइसेस में 200 रुपीज की सब्सिडी प्रोवाइड की है. कितने रुपीज की? 200 सब्सिडी. अब आप लोगों को यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है. 200 रुपीज यहाँ पे जो सब्सिडी है लोकल पीपल को मिलेंगे, ओके, जो भी हमारे जो लोकल पीपल है. और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर आते हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर कनेक्शन लिए हैं, उन लोगों को एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या दिया जाएगा, 200 रुपये की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी. मतलब कि यहाँ पर उनको 400 रुपीज सब्सिडी मिलेगी और जो लोकल पीपल हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर नहीं आते हैं, उन्हें सिर्फ 200 रुपीज की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी. अब ऐसा क्यों हो रहा है आप सभी को यहाँ पर पता है, तो उसमें हमें पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होना है. यहाँ से हमारे लिए निकलता है क्या, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. कौन सी योजना? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. ये योजना लाने का मेन मोटिव क्या था, है ना, हम बात कर रहे हैं इस योजना को लाने का मेन मोटिव क्या था. तो देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट आती है और वेरियस यहाँ पर रिपोर्ट्स आती है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि इससे पहले उज्ज्वला, जब गांव आप रूरल एरिया में देखेंगे, वहां पर ज्यादातर जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं आपके, है ना, मतलब जो ईंधन का हम फ्यूल्स यूज करते हैं, लकड़ी वगैरह, और ये जो काऊ डंग के जो सारी चीजें होती हैं, कंडे वगैरह, इनका यूज किया जाता था. ठीक है, इससे क्या होता था, उससे जो स्मोक निकलता था डायरेक्टली वो विमेन्स क्या करती थी, उसे इनहेल करती थी. जब विमेन उन्हें इनहेल करती थी तो उन्हें लंग्स की बहुत सारी डिसीजेस होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, और उनका जो हेल्थ सिस्टम था वो भी क्या होता, धीरे धीरे यहाँ पे खराब होता था. तो उन सारी चीजों से बचने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. ये आपकी 2016 में लॉन्च होती है, जिसमें यहाँ पर जो आपका LPG सिलेंडर है, LPG कनेक्शन है, पुअर हाउस होल्ड पीपल को क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा. इस स्कीम को यहाँ पर आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सेकेंड टाइम भी यहाँ पर होती है, जिसमें यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, एक्चुअली जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो अदर स्टेट्स में जाकर रहते हैं, तो उनको क्या होती है, उनका जो एड्रेस प्रूफ होता है उसको सबमिट करने में डिफिकल्टी आती है. जैसे कि ये मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश का कोई पर्सन है और वो कहाँ जाके रह रहा है, केरल में जाके रह रहा है. कहाँ रह रहा है? केरल में जाके रह रहा है. तो इसका जो एड्रेस प्रूफ होता था, एड्रेस सबमिट करने के लिए यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी और उसको कनेक्शन नहीं मिल पाता था. तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 आता है. इसके अंडर यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंडर वो क्या करते थे, सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते थे जहां भी वो रहते थे, और उनसे उनको क्या मिल जाता था, गैस कनेक्शन मिल जाता था. ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है. तो इसमें हमारा मेन मोटिव यही था कि हम क्या करें. एक तो पहला क्या होता था, हमारा हेल्थ सिस्टम पर बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होता था, क्योंकि जब हम ईंधन वगैरह इन सब का यूज करते थे, इससे जो स्मोक निकलता था, जो धुआं निकलता था, वो हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब करता था. दूसरा, यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेस है, आप लकड़ियां काटने जा रहे थे, ये सारी चीजें कर रहे थे, तो उससे क्या, नेचुरल रिसोर्सेस को बचाने के लिए ये काम किया जाता था. तीसरा, यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पर जो विमेन थी, है ना, विमेन जो होती थी, उनका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता था ईंधन वगैरह इन सबको ढूंढने में. तो इससे क्या होता है, उनका टाइम भी क्या होता है, यहाँ पर सेफ होता है. तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लेकर आते हैं. तो आप यहाँ पर देखेंगे एम्पावरिंग, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्पावरिंग विमेन एंड प्रोटेक्टिंग देयर हेल्थ, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेथ्स इन इंडिया ड्यू टू अनक्लीन कुकिंग फ्यूल. यहाँ पर बहुत ज्यादा डेथ हो रही थी इंडिया में ड्यू टू अनक्लीन कुकिंग फ्यूल के कारण. प्रिवेंटिंग यंग चिल्ड्रन फ्रॉम सिग्निफिकेंटली नंबर ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज ड्यू टू इंडोर एयर पोल्यूशन बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल. जब हम ये फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते थे तो बच्चे भी आसपास रहते थे, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनसे क्या होता था, बहुत सारी रेस्पिरेटरी इलनेस उन्हें फेस करनी पड़ रही थी. तो इससे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर इस स्कीम को लेकर आया जाता है. तो इस स्कीम की अगर हम बात करें, इसके कुछ और फीचर्स हैं. इसमें उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया, कितना, 1600 रुपीज का फॉर ईच LPG कनेक्शन फॉर द BPL हाउस होल्ड. स्पेशली ये किसको दिया जाता था, जो BPL हाउस होल्ड रहते थे. टारगेट क्या था अंडर उज्ज्वला योजना, हम देखते हैं 1.0 जो हमारा था. तो यहाँ पर हमने 50 मिलियन जो विमेन है
जो बिलो पॉवर्टी लाइन आपकी आती हैं, तो मार्च 2020 तक हमने कितने 50 मिलियन विमेन को एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया। इन अगस्त 2018 विमेन फ्रॉम 7 अदर कैटेगरीज वर ब्रॉट अंडर द पर्व्यू ऑफ दिस स्कीम। फिर उसके बाद हम 2018 में देखते हैं कि बहुत सारी अदर कैटेगरीज की विमेन जो थी उनको भी इस स्कीम के अंडर में लेकर आया गया। अगर हम बात करें किसकी, उज्ज्वला 2.0 की। अब उज्ज्वला 2.0 क्या है, जिसमें हमने माइग्रेंट वर्कर्स को भी क्या किया था, ऐड किया था। इसके अंडर एडिशनल हमने 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन क्या किए, प्रोवाइड किए। ओके, तो 50 मिलियन आपका 1.0 में था, उज्ज्वला 1.0 में, और उज्ज्वला 2.0 में एडिशनल हमने 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किए। बट इसमें कुछ हमें चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। क्या क्या चैलेंजेस है? सबसे बड़ा चैलेंज इसमें यह था कि देखिए, एक बार इसके अंडर आपको सिलेंडर तो मिल गया है ना, हमने एक बार सिलेंडर का कनेक्शन ले लिया, एलपीजी का कनेक्शन ले लिया, बट उसको लोग क्या कर रहे थे, रिफिल नहीं करवा रहे थे। क्या कर रहे थे, फिर से वही अपनी मतलब कि पुरानी जो उनकी जो ट्रेडिशन थे, फॉसिल फ्यूल्स का यूज करके यहाँ पे फूड वगैरह ये सारी चीजें प्रिपेयर करना, तो ये उसी ट्रेडिशन को फिर से कंटिन्यू कर रहे थे। तो इसी के चलते यहाँ पर क्या किया गया, इनकरेज किया गया कि वो क्या करें, यहाँ पर सिलेंडर्स को रिफिल कराएं। और रिफिल क्यों नहीं करा रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा था रिफिल कराने में, उनको बहुत ज्यादा चार्जेस लग रहे थे। तो ये सबसे बड़ा क्या हमारे सामने चैलेंज सामने निकल कर आया। ओके, सो आई होप यहाँ पर ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये आपको पूरी तरीके से क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चंस। ओके, हमारे कल के क्वेश्चन क्या थे उसको हम देखते हैं, उसके बाद हम आर्टिकल्स की तरफ मूव करेंगे। कल का हमारा क्वेश्चन ये था कि अरेंज द फॉलोइंग सिटीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमें क्या करना था, आपके पास यहाँ पर कुछ सिटीज के नेम दिए थे और उन्हें अरेंज करना था ईस्ट से वेस्ट की तरफ। मतलब हमें यहाँ पर ये ईस्ट है आपका और ये वेस्ट, हमें ये ऐसे इस तरफ मूव करना है। ओके, ये नॉर्थ हुआ आपका और ये साउथ हुआ, तो हमें कैसे जाना है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो आपको यहाँ पर अरेंज करना था कि क्या क्या ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। पहला हमारे पास था 1 3 2 4, 3 4 1 2, 4 2 1 3, 3 1 4 2। ओके, सो अगर हम सिटीज की बात करें तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आता है मांडले, सेकंड इज कोलकाता, थर्ड इज क्यूनिमिंग, फोर्थ इज ढाका। तो इन्हें हमें क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, सो कल जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है, सभी को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पहले इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर करेंगे। ओके, नाउ देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम मूव करते हैं हमारे मैप की तरफ, तो जिससे आपको थोड़ी यहाँ पर ज्यादा चीजों की क्लैरिटी मिलेंगी। कैसे, आप यहाँ पर देखेंगे कुनमिंग, ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, चाइना में देखने को मिल रहा है। अब अगर आप लोकेशन देखें तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, ये हुआ आपका ईस्ट, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ। ठीक है, हमें कैसे मूव करना है, यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करना है। तो सबसे पहले आपको कौन सी सिटी यहाँ पर दिख रही है, क्यूनमिंग। तो फर्स्ट हमारे नंबर पर कौन सा आ जाता है, अगर हम बात करें तो 3 आ गया हमारा। उसके बाद अब हम मूव करते हैं, अब हमें सेकंड नंबर पर आप देखेंगे, अगर हम इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है, तो अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो आपको यहाँ पर पहले यहाँ पर ये दिखेगा, दूसरा यहाँ पे सेकंड नंबर पे मांडले, थर्ड पर आपका ढाका आ जाता है और फोर्थ पर आपका आता है क्या, कोलकाता। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा, फर्स्ट हमने देखा 3, सेकंड हमने देखा मांडले, यहाँ पे आपका 1 आ गया, उसके बाद हमने 4 और उसके बाद आपका आता है 2, तो 3 1 4 2। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोरस। अब आप लोगों को ये बताना है कि इसमें से कौन सा डेट्रीवोरस होता है। डेट्रीवोरस क्या होता है, सबसे पहले तो डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, अर्थवॉर्म्स, जेलीफिश, मिलिपेड्स, शी हॉर्सेस, वुड लाइस। तो इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा, 1 2 and 4, 2 3 4 5, 1 3 and 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे विद द डेफिनेशन ऑफ डेट्रीवोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन। उज्जैन का हमें एंशिएंट नेम बताना है। क्या बताना है, उज्जैन का हमें एंशिएंट नेम बताना है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर कर सकते हैं।
ठीक है। तो आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, नन ऑफ द अबोव एंड तक्षशिला। तो उसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा। सो मेक श्योर आप लोग कल का वीडियो देखना ना भूलें। ओके, नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा सेकंड आर्टिकल है, व्हेन विल यू रिस्टोर जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड, CJI आस्क सेंटर। अब देखिए ये जो पूरा केस है वो अभी चल रहा है। केस किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को यहाँ पर आपका क्या कर लिया गया है? रिवोक कर लिया गया। आप सभी को यहाँ पर पता है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 यहाँ पर क्या कहता है? स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था जम्मू एंड कश्मीर को, है ना। आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से पता होगा। गवर्नमेंट ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को यहाँ पर रिवोक कर लिया। इसकी और ये जो रिवोक किया है तो कुछ लोगों ने पिटीशन फाइल की है कि ये जो आपने काम किया है, आर्टिकल 370 को रिवोक किया है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं वैलिड है। इस पर यहाँ पर क्या क्वेश्चन उठाया गया है और सुप्रीम कोर्ट में अभी इसका पूरा केस चल रहा है। ओके, ना यहाँ पर देखिए जब ये आर्टिकल 370 आपका रिवोक होता है तो जम्मू कश्मीर, आप सभी को यहाँ पर पता है, जम्मू कश्मीर यहाँ पर ब्रेक डाउन होकर 2 आपके यूटीज में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा यहाँ पर लद्दाख। कौन सा? दूसरा यहाँ पर लद्दाख। ठीक है, अब आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? आपकी स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। स्टेट यहाँ पे असेंबली आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है। लद्दाख में ऐसी कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने को मिलती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताएंगे कि आप लोगों को क्या करना है, उन यूनियन टेरिटरीज का नाम बताना है जहां पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके, अब एक्चुअली ये हुआ था जब ये आपका 370 एब्रोगेट हुआ था, इसको रिमूव किया गया था, उसके बाद यहाँ पर आपके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बनती हैं। लेकिन फिर ये भी कहा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर जब कोई भी प्लेस यूनियन टेरिटरी बनता है तो उसकी जो पावर होती है थोड़ी सी उसमें कमी देखने को मिलती है हमें। मतलब ज्यादातर जो कमांड होती है वो किसकी होती है? यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। बट जैसे कि हमने पता था कि जो आपका जम्मू एंड कश्मीर था पहले क्या था? वो स्टेट था। तो उसकी यहाँ पे बात की जा रही है कि गवर्नमेंट को उनसे ये क्वेश्चन किया गया है कि हमने ये कहा था कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको फिर से स्टेट कब बनाया जाएगा, उसे कब रिस्टोर किया जाएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है। तो आप देखेंगे द गवर्नमेंट हैज टू मेक अ स्टेटमेंट बिफोर अस दैट द प्रोग्रेशन बैक टू स्टेटहुड विल take place within a time that this is not a union territory permanently। हमें ये पता है कि ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर परमानेंटली यूनियन टेरिटरी नहीं बन सकता है, उसको यहाँ पर स्टेट, उसका जो स्टेटहुड है उसे रिस्टोर करने की जरूरत है। तो सेंटर ऐसा कब करेगी, इसका यहाँ पर आंसर किया गया। अब देखिए अभी ये जो पूरा केस है ना आपका चल रहा है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स अभी आने बाकी हैं। जब तक ये पूरा केस यहाँ पर रिजॉल्व नहीं हो जाता, फाइनल वर्डिक्ट नहीं हो जाता, तो इसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिर्फ जो डेली अपडेट्स आती हैं उसको हमें थोड़ा कंटिन्यू करना होगा। जब लास्ट में इसका क्वेश्चन मतलब कि पूरा आर्टिकल आएगा उसको हम फर्दर फिर डिस्कस करेंगे विद डिटेल एंड डिस्कशन। ओके, नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ओके ना इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर हम किसकी बात करें? फिर से वही आर्टिकल आता है आपका इलेक्शन कमीशन। आप सभी को यहाँ पर पता है ऑटोनॉमी इन अ क्रॉस हेयर्स, इसमें वही बात की जा रही है। इसमें सिर्फ आपके लिए देखिए ये वाला जो पैरा है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके अलावा जो भी सारी चीजें हैं हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है आपके लिए यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मेक श्योर आप लोग इस पैरा को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे करें। आपको यहाँ पे PDF में प्रोवाइडेड है ये पूरा पैरा। अब देखिए आप सभी को पता है आर्टिकल 324 क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका काम होता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। इसी तरीके से इंडिया में आर्टिकल 324 आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, जिसका काम होता है कि हम क्या करें, फ्री और फेयर इलेक्शन क्या करें, कंडक्ट करवाएं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। फिर आता है उसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। मेंबर्स की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले एक 1 मेंबर बॉडी थी जिसमें सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर रहते थे। उसके बाद इसका जो एम्बिट है इसे मल्टी मेंबर बॉडी यहाँ पर बनाया गया। अब यहाँ पर कौन है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं आपके और अदर यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं।
एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए और दूसरे यहाँ पर अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। फिर बात आती है कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो पहले क्या होता था, जो गवर्नमेंट थी, कोई भी यहाँ पर जो आपके सीनियर IAS ऑफिसर्स होते थे, जो भी पर्सन उन्हें ठीक लगता था, तो गवर्नमेंट के द्वारा इनको क्या किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था। उसके बाद क्वेश्चन आता है इनकी ऑटोनॉमी पर और इनकी ट्रांसपेरेंसी पे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, खुद ही जो एक जिस इस बॉडी को कैसा होना चाहिए, एक तरीके से बायसनेस्ड होना चाहिए, ये कोई भी बायस ना करे, है ना, भेदभाव ना करें। और वहां पर जो मेंबर्स हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट हो रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट हो रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपॉइंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम उनकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी ऑटोनॉमी के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। इसी के चलते आपके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस जाती हैं बहुत सारी। फिर जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो भी कहती है हाँ बात तो सही है। इसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, आपका एक पैनल बनाती है। उस पैनल में कौन होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अपोजिशन पार्टी के आपके लीडर होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ये पैनल आपका टेम्पररी बेसिस पर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा था क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 324 है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अंडर आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि जो आपकी पार्लियामेंट है बाय लॉ यहाँ पर क्या कर सकती है, कोई भी लॉ लेकर आ सकती है फॉर द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इतना आपको क्लियर हुआ। ओके, नाउ ये जो पैनल बनता है, इस पैनल को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने ये कहा था ये पैनल तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक पार्लियामेंट यहाँ पर कोई नया पैनल या नया लॉ लेकर नहीं आ जाती है अपॉइंटमेंट प्रोसेस के लिए। इसी के चलते फिर क्या होता है, आप सभी को यहाँ पर पता है कि अभी प्रेजेंट में ही बिल रखा गया है ना, आपका बिल आया है, अभी वो एक्ट नहीं बना है, आप लोगों को ये याद रखना है। उस बिल में क्या है, आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ना उनको रिमूव करके, मतलब उनको रिप्लेस करके कौन आ गया है, यूनियन मिनिस्टर आ चुके हैं, है ना। मतलब ये 3 मेंबर की बॉडी, 3 मेंबर का ही पैनल होगा। इसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स होंगे, सॉरी अपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे और थर्ड जो होगा आपका यूनियन मिनिस्टर होंगे। कौन, यूनियन मिनिस्टर होंगे। तो इस पर बहुत सारे लोग, थोड़ा कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं कि CJI को नहीं हटाना चाहिए था ये वो। लेकिन हम सभी को पता है कि ये जो पैनल था, है ना, वो क्या था, एक टेम्पररी बेसिस पर था। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि पार्लियामेंट बाय लॉ यहाँ पर क्या कर सकती है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस के लिए यहाँ पर कोई भी लॉ लेकर आ सकती है। तो ये पूरा यहाँ पर क्रिएट होता है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये आज से नहीं चल रहा है। आप यहाँ पर 1975 से देखेंगे, तब से यहाँ पर बात की जा रही है कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना होगा जिससे हम इलेक्टोरल रिफॉर्म कर सके। तो आप देखेंगे द VM तारकुंडे कमेटी आपकी आती है, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट की जाती है 1975 में, जिसमें उन्होंने कहा था। दिनेश स्वामी कमेटी आती है। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे वेरियस कमिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। दिनेश स्वामी कमेटी आती है जिन्होंने कहा था कि हमें क्या करना होगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म सेटअप करने होंगे ये। उसके बाद आप देखेंगे VP सिंह 1990s में आता है। फिर यहाँ पर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आती है जिसकी 4th रिपोर्ट आती है 2009 में, जिसमें भी वो रिकमेंडेशंस देते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस यहाँ पर कैसे होना चाहिए, थ्रू कॉलिज्म होने चाहिए या फिर कोई अदर हम स्टेप्स ले सकते हैं। उसके बाद 2006 में आप देखेंगे जो हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, है ना, BB टंडन साहब, उनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया था, हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, उनके द्वारा क्या कहा गया था कि हम क्या करेंगे, एक 7 मेंबर कमेटी बनाएंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाएगी, जो क्या करेंगे, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अलग अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको वो अपॉइंट करेंगे, रिकमेंड करेंगे, चूज करेंगे। ठीक है, इस कमेटी में कौन कौन होंगे, द कमेटी शुड इंक्लूड द लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा एंड द राज्यसभा, द लॉ मिनिस्टर, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो ये सारी चीजें देखिए, ये 7 मेंबर, आप लोगों को ये याद रखना है कि इसको यहाँ पर ये 7 मेंबर्स की जो कमेटी है ना, ये जो पैनल है, इसको कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई थी। ठीक है, अभी इसी के चलते अभी देखिए लॉ आया है। फर्दर हम यहाँ पर देखते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आप सभी को पता है ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेस में। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं तो आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 पार्ट 15 में क्या है, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर इससे डील करता है, जिसमें वेरियस आपके जो मैटर्स होते हैं वो आपके आ जाते हैं।
स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ओरिजिनली यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ पे एक मेंबर थे, बट आफ्टर दैट इसमें यहाँ पे इसको मल्टी मेंबर बना दिया गया है। अब यहाँ पर एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आपके और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अभी हमें देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पे ये जो आपके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं वो मोस्टली यहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स के जो रैंकर्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, ठीक है। मेनली हम देखें तो प्रेसिडेंट हमारे इन्हें अपॉइंट करते हैं। इनका जो टेन्योर होता है वो 6 इयर्स का होता है और जो एज 65 होती है। इसमें से जो भी चीजें पहले हो जाएगी उसके बेसिस पर यहाँ पे क्या होता है, उनका टेन्योर डिसाइड किया जाता है। ओके, यहाँ पे कमिटीज के बारे में दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने कई बार से डिस्कस किया, बट फिर भी मैंने इसे पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है गिग वर्कर्स बिल, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। देखिए, आपको आर्टिकल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को पता है व्हाट इज गिग वर्कर। अब गिग वर्कर्स की अगर हम बात करते हैं तो गिग वर्कर्स में यहाँ पर एक जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमें जो एक फॉर्मल रिलेशन होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। इसी के चलते ये जो गिग वर्कर्स होते हैं उनके पास जो सोशल सिक्योरिटी होती है वो भी नहीं होती है। तो सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए राजस्थान एक बिल लेकर आई है जिसका नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन वेलफेयर बिल 2023। ओके, अब इस बिल में ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे हमें लूप होल्स देखने को मिल रहे हैं। लूप होल्स मतलब कि बहुत सारे आपको यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही, कुछ फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर हमें अच्छे दिखाई नहीं दे रहा है। पहला फीचर क्या है, देखिए फीचर्स की बात करने से पहले हम बात करते हैं गिग वर्कर्स की। अगर हम कहीं भी जॉब करते हैं तो आपके बीच में क्या होता है, जो आपका बॉस होता है, आप ऐसा मान लीजिए कंपनी के साथ आपका एक फॉर्मल रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये XYZ कंपनी है, मैं इस कंपनी में क्या हूँ, एक एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। मैं ये ए पर्सन मैं हूँ और ये XYZ क्या है, पर्टिकुलर कंपनी है जहां पर मैं काम करती हूँ। अब मैं वहां पर जाती हूँ, मान लीजिए मेरा यहाँ पे 10 बजे से 5 बजे तक का टाइमिंग है, मेरा ये काम करने का पूरा टाइम है। मैं वहां जाती हूँ, 10 से 5 वहां पर बैठती हूँ, काम करती हूँ, ये सारा काम मैंने वहां पर किया। एक तरीके से क्या हुआ, इस कंपनी के बीच में और मेरे बीच में एक फॉर्मल रिलेशन हो गया। क्या हो गया, एक फॉर्मल रिलेशन हो गया। वहां पर मैं अपना टाइम दे रही हूँ पूरा का पूरा, 10 से 5 के बीच में कहीं नहीं जा रही हूँ, किसी और कंपनी के पास नहीं जा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं जो अपना पूरा टाइम है मैं इस XYZ कंपनी को दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका फॉर्मल रिलेशन होता है। इसी के चलते यहाँ पर कंपनी मुझे क्या करेगी, बहुत सारी जो सोशल सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड कोई हो गया, या फिर जो आपको छुट्टियां वगैरह मिलती हैं, सारी चीजें यहाँ पर जो होता है, जो भी एक बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड कर सकती है वो हमें यहाँ पर मुझे प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम गिग वर्कर्स की बात करते हैं, गिग वर्कर्स में क्या होता है, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं होता है। गिग वर्कर्स में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए एक XYZ कंपनी है, दूसरी MNC कंपनी है, ये तीसरी यहाँ पे ABC कंपनी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस कंपनी के साथ भी इंगेज हूँ, इस कंपनी के साथ भी इंगेज हूँ और इस कंपनी के साथ भी इंगेज हूँ। मेरा वहां पर एक फॉर्मल रिलेशन नहीं कि मैं 10 से 5 वहां पर काम करूंगी। मैंने उनसे काम ले लिया कि हाँ ये पर्टिकुलर काम आप मुझे दे दीजिए, या कंपनी ने मुझे वो काम दे दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, है ना, या मुझे एक टाइम लिमिट दे दी गई कि आपको यहाँ पर 10 दिन में काम करना है, आपको 10 दिन में पूरी जो फाइनल रिपोर्ट है बनाकर देनी है, ठीक है। अब मैं चाहे वो 10 दिन में दूं, या फिर मैं 5 दिन में दे दूं, या फिर 2 दिन में दे दूं, या 1 दिन में दे दूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट मैं यहाँ पर क्या है, मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, क्या किया, मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, टाइम बाउंडेशन नहीं है कंपनीज की कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या होता है, आपका गिग वर्कर्स में आते हैं। जैसे कि आप इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, जो आपके जोमेटो स्विगी के डिलीवरी यहाँ पर बॉयज होते हैं, जो डिलीवरी वर्कर्स होते हैं, ओके। और हम बात करें तो फ्रीलांसिंग आपका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल इसका हो सकता है, जिसके तहत हम क्या करते हैं, वेरियस जो मल्टीपल कंपनीज होती हैं, मतलब मल्टीपल जो सेक्टर्स होते हैं वहां पर हम एंगेज होते हैं। इसी के चलते क्या होता है, देखिए हमारा एक फॉर्मल रिलेशन नहीं होता है इन कंपनीज के साथ में, तो जो सोशल सिक्योरिटी वाला इशू आता है वो सबसे बड़ा इशू आ जाता है। क्या आपका ये सोशल सिक्योरिटी वाला इशू आता है। इसके कुछ हमें बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं और कुछ हमें लॉसेस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ये हैं कि आपको यहाँ पर एक फॉर्मल रिलेशन में नहीं रहना पड़ता, आप टाइम बाउंडेड नहीं होते, आप मल्टीपल कंपनीज के साथ इंगेज कर सकते हैं, आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं फाइनेंशियली, ओके। अगर हम इसमें लॉसेस की बात करें, डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आता है आपका सोशल सिक्योरिटी का। आपको यहाँ पे छुट्टियां नहीं मिलती हैं, ठीक है।
छुट्टियां नहीं मिलती। दूसरी बात, यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता, एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं मिलता है। बहुत सारी जो सोशल सिक्योरिटी के जिसमें बात करते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर नहीं मिलती हैं। तो इसको इंश्योर करने के लिए, मान लीजिए कोई यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय है, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब उसका हेल्थ का खर्चा, ये सारी चीजें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? किसी की नहीं। तो इसी के चलते इस बिल को लेकर आया गया है। तो सबसे पहले जो इशू की बात की गई, ये कहा गया कि जो डेफिनेशन है इसमें वो यहाँ पर क्लियर नहीं है। डेफिनेशन में उन्होंने ये कहा कि बिल क्या डिफाइन करता है कि पर्सन who performs work or participate in a work arrangement and earns from such activities outside the traditional employer-employee relationship and who work on a contract that result in a given rate of payment। यहाँ पर इस डेफिनेशन की अगर बात करें तो उन्होंने ये कहा कि वो लोग जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो आपका रिलेशनशिप होता है उससे बाहर होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैंने कंपनी से क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और उस बेसिस पर मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो ये जो डेफिनेशन है बहुत ज्यादा, एक तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर ये डिजिटल इंटरमीडिएट की तरह डिफाइन कर रहा है। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो एक एम्प्लॉय, एग्रीगेटर और यहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये कॉन्ट्रैक्टर की तरह सामने आ रहा है। किसकी तरह सामने आ रहा है? कॉन्ट्रैक्टर की तरफ सामने आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि इसमें क्या है, हम यहाँ पर पर्सन को एज अ एम्प्लॉय देख ही नहीं रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम यूके की बात करते हैं। यूके में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था, जो उबर ड्राइवर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन्हें किस कैटेगरी में उन्हें रखना चाहिए कि देखिए, दे मस्ट बी ट्रीटेड एज अ वर्कर। उन्हें वर्कर की कैटेगरी में उन्हें वर्कर की तरह ट्रीट करना चाहिए। और जो यूके का यहाँ पर सेक्शन 230 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी एम्प्लॉयमेंट राइट एक्ट 1960 के अंदर जो भी यहाँ पर उनको प्रोविजंस, मतलब सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें मिलना चाहिए। इवन आप देखेंगे यहाँ पर वेरियस कंट्रीज की बात की गई है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि वहां पर क्या किया गया है, उन वर्कर्स को, गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वेरियस यहाँ पे फंड्स क्रिएट किए गए हैं। कैसे फंड किए गए हैं कि जो कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा गिग वर्कर्स का रहेगा और कुछ कंट्रीब्यूशन हम अपनी तरफ से करेंगे, जिसमें कभी भी जैसे कि उनको कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता करे किसी के साथ कुछ ऐसा हो, बट कभी मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सेकंड बात कही गई है। थर्ड हम बात करते हैं, बिल का जो एम था, टू क्रिएट अ database of gig workers wherein the details of all workers on board on register with the platform would be transferred to the proposed gig workers welfare board। यहाँ पर गिग वर्कर्स का डेटा क्या किया जाएगा, आपका कलेक्ट किया जाएगा, पूरे जो गिग वर्कर्स हैं उनका डिटेल में। बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सच अ डेटाबेस मेंटेन बाय बोर्ड डज नॉट विथस्टैंड द ड्यूरेशन और टाइम एंगेजमेंट विद ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म। इसमें ये कहा जा रहा है कि हम डेटा तो तैयार करेंगे कि आप किस प्लेटफॉर्म से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, किस प्लेटफॉर्म से आप क्या कर रहे हैं, रजिस्टर है, और किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप काम कर रहे हैं, ठीक है। बट इसमें आप कितना काम कर रहे हैं, उसके साथ यहाँ पर जो एंगेजमेंट है वो चीज यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए क्या है, इशू बनता जा रहा है। फोर्थ हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, आपके कोई भी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है जितने भी आपके गिग वर्कर्स प्लेटफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरी गारंटी है, हम वेलफेयर फंड बनाने की बात कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, जो वेलफेयर बोर्ड होगा वो एक तरीके से एक वेलफेयर फंड क्रिएट करेगा, बट इट ब्रिंग्स इन अ नाइट एग्रीगेटर ऑन प्राइमरी एम्प्लॉय बेस्ड सर्विस अंडर इट्स रेमिट। तो बट यहाँ पर हमारे लिए क्या सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है, ये जो सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकली वो नहीं है, डिफाइन नहीं है कि ये पर्टिकुलर जो हमारी जो आपकी कह सकते हैं सिक्योरिटी है वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ यहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं इस बिल के साथ, तो इसी सारी चीजों को डिस्कस किया गया है। अब फर्दर हम देखते हैं यहाँ पर हमारे सामने क्या निकल कर आता है। ओके, तो इस बिल में भी अभी बहुत सारी जो शॉर्ट कमिंग्स है वो हमें देखने को मिल रही हैं और बहुत सारे जो प्रोमिसेस हैं वो डाउटफुल हैं। तो हमें फर्दर यहाँ पे क्या करना होगा, इस बिल को स्ट्रेंथन करना होगा, ये पूरा आर्टिकल में कहा गया है। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया लॉन्चेस स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद चाइना ओवर न्यू मैप, एब्सर्ड क्लेम्स सेज मिनिस्टर। अब आप सभी को पता है, कल चाइना ने क्या किया, अपना न्यू मैप निकाला, जिसमें उन्होंने आपका जो अरुणाचल प्रदेश है और अक्साई चीन वाला जो पूरा पार्ट है, साउथ चाइना का, यहाँ पे जो एंटायर साउथ चाइना सी, उसको पूरा क्लेम किया है कि वो किसका पार्ट है, आपका चाइना का पार्ट है। अब आप लोग टाइमिंग देखिए,
आपकी G20 की समिट होने वाली है और उससे पहले क्या किया गया है, इस मैप को यहाँ पर रिलीज किया गया है। ऑलरेडी यहाँ पर हमारे क्या है, टेंशंस चल रहे हैं चाइना के साथ, और फिर से इस मैप को यहाँ पर रिलीज करने के बाद जो हमारे टेंशंस हैं और ज्यादा क्या हो गए हैं, आपके स्ट्रांग हो गए हैं। इंडिया ने ये कहा है, उनकी जो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है, स्ट्रांग प्रोटेस्ट कर रहा है। बट देखिए, ये स्ट्रांग प्रोटेस्ट करने से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, आप सभी को पता है। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारी इकोनॉमी है उसे स्ट्रांग करना होगा। जब तक हमारी इकोनॉमी यहाँ पर स्ट्रांग नहीं होती, आपकी कंट्री स्ट्रांग नहीं होती है। क्योंकि आप देखिए, चाइना का क्या है, चाइना की अगर हम बात करते हैं, चाइना की यहाँ पर इकोनॉमी स्ट्रांग है, चाइना के साथ हमारा बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। अब एक दिन में ही तो हम अपना ट्रेड चाइना के साथ कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, है ना। इसका जो इम्पैक्ट हो इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि अभी हम क्या है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पर नहीं है। हमारे जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पर चल रहे हैं, तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें क्या करना होगा, बहुत ही एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना होगा। अब आप लोग ये टाइमिंग देखिए कि G20 की समिट होने वाली है और आसियान की भी यहाँ पे समिट होने वाली है। उससे पहले चाइना ने क्या किया, इस मैप को रिलीज किया। अब देखिए, पूरे वर्ल्ड का आप जो एक तरीके से देखेंगे, ध्यान होगा किसकी तरफ होगा, कि इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पर क्या होता है। जो G20 की समिट होगी तो यहाँ पे इंडिया और चाइना का क्या रहता है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चाइना किस तरीके से पूरे वर्ल्ड का जो आप कह रहे हैं कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, अपनी तरफ यहाँ पर खींचता हुआ नजर आ रहा है। ओके, सो अभी तो इसमें इतना ही, फर्दर हम देखते हैं सारी चीजें क्या निकल कर आती हैं। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 41.1% नरेगा वर्कर्स आउट ऑफ आधार बेस्ड वेज सिस्टम। अब देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो वेजेस वाला सिस्टम था, बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का यहाँ पर प्रोविजन लाया गया, जिसमें हमें क्या करना था, जो आपके जो वेज सिस्टम था आपका, है ना, जो तनख्वाह सैलरी दी जाती थी, वेजेस दिए जाते थे वर्कर्स को, उसको आधार से क्या करना था, आपको लिंक करना था। किससे, आधार से लिंक करना था। इसका यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया था, उसको यहाँ पे 4 बार इसको एक्सटेंशन भी मिला है कि क्या किया जाएगा, जो आप लोग क्या करिए, आपका जो जॉब कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक से उसको लिंक करिए। ये सारी चीजें, मतलब कि सारे लिंकेजेस की यहाँ पे बात की जा रही थी कि जितना भी आपका वेज सिस्टम है उसको आधार से यहाँ पर लिंक करिए। इसको यहाँ पर 4 बार एक्सटेंशन में भी मिला है। और 31 अगस्त, ये आपका जो कल ही है 31 अगस्त, ये क्या कहा गया है कि लास्ट यहाँ पर क्या होगा, आपका एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप सभी को पता है, इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि जो डेटा निकल कर आया है, 41.1% जो नरेगा वर्कर्स हैं वो आधार बेस्ड वेज सिस्टम से यहाँ पर क्या है, आउट हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि वो यहाँ पर अपने आधार कार्ड को यहाँ पर लिंक नहीं करवा पाए हैं। सो 4th एक्सटेंशन फॉर स्टार्टिंग पेमेंट थ्रू द एंड टुमारो। एनजीओ सेज 1.2 करोड़ पीपल इन टॉप 5 स्टेट विल नॉट बी पेड बिकॉज देयर अकाउंट्स आर नॉट इनेबल फॉर द न्यू सिस्टम। तो यहाँ पर उनका जो अकाउंट है, वो न्यू जो सिस्टम है हमारा, उससे इनेबल नहीं करता है। इसके चलते 1.2 करोड़ जो पीपल है टॉप 5 स्टेट के, इसमें आपके यहाँ पर आसाम भी आ जाता है, बहुत सारे यहाँ पे जो बड़े उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर जो एक्टिव वर्कर्स हैं, तो उन एक्टिव वर्कर्स में से 1.2 जो करोड़ वर्कर्स हैं वो अब एलिजिबल नहीं है। किसके लिए, ABPS इनेबल अकाउंट्स के लिए। ये आपका जो आधार बेस्ड वेज सिस्टम है। ओके, तो आप लोगों ने यहाँ पर मनरेगा के बारे में कई बार पढ़ा है, हमने इसको कई बार डिस्कस किया है। तो ये जो टॉपिक है आपका मनरेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इसके प्रीलिम से लेकर आपके जो मेंस आंसर है वहां तक आपको क्या करना होगा, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कि साइक्लोन फ्रीक्वेंसी में राइज ओवर इंडियन कोस्ट फ्रॉम द वार्मिंग ऑफ पैसिफिक स्टडी। अब देखिए, इस साल आपका क्या आया है, अल नीनो आया है। अल नीनो में क्या होता है कि इंडिया में जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो तो ठंडा होगा, लेकिन जो यहाँ पर आपकी बारिश होगी वो कम होगी। यहाँ पे आपका जो होता है रेनफॉल रिड्यूस हो जाता है और जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल ठंडा ही रहता है। हम ला नीना की बात करते हैं तो ला नीना में क्या होता है, आपको एक्सेसिव रेनफॉल देखने को मिलती है। अभी पैटर्न क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। पैटर्न चेंज होने का मेन रीजन क्या है आपका, कि जो आपका पैसिफिक ओशन है वो धीरे धीरे वार्म हो रहा है और इसका जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है, पूरे इंडिया के ऊपर यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ये आर्टिकल थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि डिस्पेल डाउट्स अमंग ट्राइब्स ओवर सिकल सेल डिसीज टेस्ट मुंडा। यहाँ पर क्या है, हमारे जो मिनिस्टर हैं, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी, उनके द्वारा क्या कहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पे 7 करोड़
गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है, स्क्रीनिंग कर रही है 7 करोड़ ट्राइबल पीपल की फॉर सिकल सेल डिसीज, क्योंकि ये जो डिसीज होती है स्पेशली यहाँ पर जो आपके ट्राइबल एरियाज, जो ट्राइबल पीपल है उनको बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर 7 करोड़ जो ट्राइबल पीपल है उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। बट जैसे कि आप सभी को पता, जब कोविड-19 वैक्सीन आया था तो वहां पर बहुत ज्यादा हमें रूमर्स दिखाई देते हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देती जिसके कारण बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर वैक्सीन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। इसी के चलते ऐसा ही जो रूमर है, जो नेगेटिव इंप्रेशन है वो यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा था। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, नोटिफाई किया है और आइडेंटिफाई किया 17 स्टेट्स के 7 करोड़ ट्राइबल पीपल को, जिसमें वो क्या करेंगे, इन ट्राइबल पीपल की स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है, सिकल सेल के लिए। इससे क्या होगा, एक तरीके से पूरा उनका जो हेल्थ प्रोफाइल है, डिटेल उनका जो डिजिटल डेटा बैंक है उसको क्रिएट किया जाएगा, उनकी डिटेल हेल्थ प्रोवाइड क्रिएट किया जाएगा ट्राइबल पीपल को, जिससे जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकेगी, उनकी हेल्प कर सकेगी। ओके, अब ये सिकल सेल क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। सिकल सेल डिसीज क्या होती है, इसमें जैसे कि आपका जो ब्लड, आप ये देखिए, ये हमारी होती है नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स, और सिकल सेल में क्या होती है, ये जो ब्लड सेल्स होती है इनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके कारण हमें बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं SCD इज अ क्रॉनिक सिग्नल जीन डिसऑर्डर होता है आपका, कॉजिंग आर debilitating systematic syndrome characterized by chronic anemia, acute painful episodes, organ infection, chronic organ damage and by a significant reduction in life expectancy। इससे क्या होता है, अगर सिकल सेल डिसीज हो जाती है तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, क्रॉनिक ऑर्गन्स होते हैं, वो बहुत डैमेज हो जाते हैं। इवन जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस होने लगती है। इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा कॉमन सिम्टम्स आपको दिखाएंगे। क्रॉनिक एनीमिया होता है आपका, खून की कमी, मतलब कि आपको थकान होती है, वीकनेस होती है, आपकी जो बॉडी होती है उसमें पेल होने लगता है, पेलनेस मतलब कि कलर उड़ने लगता है, पीला पड़ने लगता है, ठीक है। कुछ अगर हम पेनफुल एपिसोड्स की बात करते हैं, मतलब ये जो आगे बढ़ता जाता है तो उसके कारण बहुत ज्यादा आपको इंटेंस पेन होता है, आपकी जो बोन्स है, हड्डियों में, चेन में, आपका जो चेस्ट है, आपका जो बैक है, आर्म्स है, लेग्स में, यहाँ पर आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ग्रोथ होती है बच्चों की और लोगों की, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और पुबर्टी में भी डिले होता है। ट्रीटमेंट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं जो लोग, मतलब यहाँ पे हेल्दी पर्सन है, तो दीज कैन हेल्प रिलीव एनीमिया एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेन क्राइसिस। तो यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो एक तरीके से जो पेन क्राइसिस है, दर्द वाला जो वो आता है, फेस आता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये जो डिसीज है मोस्टली जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पर हमें कॉमनली यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। इट इज नॉट ओनली कॉज दिस एनीमिया बट ऑल्सो पेन क्राइसिस। इससे कारण सिर्फ एनीमिया नहीं होता, एनीमिया तो आप सभी को पता है कि खून की कमी जिसमें होती है, हमें जो आपके हीमोग्लोबिन होती है उसमें हमें कमी दिखाई देती है। बट इसके साथ साथ यहाँ पे पेन, दर्द वाला एक बहुत बड़ा पार्ट आता है, इसमें जो हमारी ग्रोथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसमें जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स, हार्ट, किडनी, आईज, ये भी क्या करते हैं, उसको बहुत ही लार्ज लेवल पर इम्पैक्ट करता है। यहाँ पर 2011 का सेंसस है, इंडिया में यहाँ पे 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, जिसमें आपके 67.8 मिलियन पीपल जो इंडियन स्टेट्स के यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसके द्वारा इंडिया के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो इंडिया यहाँ पर क्या किया, उन्होंने गाइडलाइंस इशू किए हैं जिससे हम क्या कर सकें, ये जो आपका हीमोग्लोबिन से 2016 में इसमें सिकल सेल एनीमिया को भी इंक्लूड किया गया था। इसमें हमने 22 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है और डायग्नोसिस यहाँ पे किया है, आइडेंटिफाई किया है। अब द स्टेट हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश टू एड्रेस द चैलेंजेस इन स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिसीज। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में अभी क्या किया है, यहाँ पर 7 करोड़ जो ट्राइबल पीपल है उनकी स्क्रीनिंग यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकें, उनका जो पूरा डिजिटल डेटा बैंक है उसको क्रिएट कर सकें और उनको यहाँ पर जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम के द्वारा उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनको वो प्रोवाइड कर सकें। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है प्रज्ञान कंफर्म सल्फर नियर साउथ पोल ऑफ मून, सर्च फॉर अ हाइड्रोजन। यहाँ पर हमारा जो प्रज्ञान है, आपका जो प्रज्ञान रोवर है, उन्होंने कंफर्म किया कि जो मून का जो साउथ पोल है वहां पर हमें सल्फर मिला है। अब वो फर्दर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन की तलाश में है। तो ये जो पूरा एनालिसिस हुआ है, इसमें हम अगर पूरा एनालिसिस दिए तो क्या क्या चीजें हमें मिली है, एल्युमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोनियम, टाइटेनियम और अभी हमें मैग्नीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अभी फर्दर यहाँ पर चल रहा है कि इसको हम क्या करेंगे, इसका इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर पूरा चल रहा है। ओके, तो ये क्या है, हमारा जो लेजर इंडक्शन ब्रेकडाउन
स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा ये रोवर में आपका इंसर्ट है, जो ये पूरा मेजरमेंट कर रहा है कि कौन कौन से यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो आपको लूनार के साउथ सरफेस में, साउथ पोल में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, सो आर्टिकल्स एंड न्यूज़ तो हमारी यहीं पर ख़त्म होती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोरस। इसमें हमें ये बताना था कि कौन कौन से आपके डेट्रीवोरस हैं। डेट्रीवोरस, पहले हम इसकी बात करते हैं। ये क्या होते हैं कि जो आपके डेट्रिस होते हैं, है ना, उनको वो फीड करते हैं, मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो देखिए, अ डेट्रीवोर इज अ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन बाय फीडिंग डेट्रिस। आपके यहाँ पे जो डेट्रिस होते हैं उनको ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई भी यहाँ पे जो डेड ऑर्गेनिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स मटेरियल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको फीड, उनका मतलब वो उनका खाना होता है। मतलब कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसको जो फीड करते हैं उसको डेट्रिट्स कहते हैं। तो उनको उनसे क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसे हम डेट्रीवोर्स कहते हैं। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से आपके क्या है डेट्रीवोर्स हैं। अर्थवर्म, जेलीफिश, मिलिपिड्स, सी हॉर्सेस और वुडलाइसेस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी ने कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। ओके, अब हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अर्थवर्म, मिलिपिड्स एंड वुडलाइस क्या होते हैं, आपके डेट्रीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसमें आपके और भी माइट्स आते हैं, जैसे कि हम बीटल्स की बात करें, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, मॉलस्क सच एज स्लग एंड स्नेल भी क्या होते हैं आपके यहाँ पर डेट्रीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, अर्थवर्म, मिलिपिड्स एंड वुडलाइस। तो 1, 3 एंड 1, 3 एंड 5, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।